लेकिन मिस्टर उजैर जो पेशे से एक इंजीनियर है, वो पाकिस्तान से ऐसे 10 मेडिकल टेस्ट लिख कर देते हैं, जिनमें से लास्ट 3 को पढ़कर तो इंडिया के आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ से लिखवा कर लाए इनको। All those extra myonuclei that you've developed as a result of your working out and you're using the steroids does not disappear when you get off steroids. Again, ये मायोन्यूक्लियाइस आपके बचे हुए मसल्स फाइबर के अंदर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। वो कहावत है ना कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना मूर्खों का काम है। तो आई एम सॉरी भाई, मैं मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि सांप आज से 1-1.5 साल पहले निकल चुका है और आप इस वक्त मुझसे सिर्फ लकीर पिटवाना चाहते हो। और ये जेनेटिक्स किसी जिम के अंदर नहीं बनते सौरभ, इनको आप अपनी माँ के पेट से लेकर आते हो। तभी तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और मिस्टर उजैर भी इतना गंदा फंस चुके हैं इस हिपोक्रेसी के चक्कर में, जहां साकेत और सहज जेलदार की बॉडी बिल्कुल एक जैसी थी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा था और ये मिस्टर उजैर ने एक्सेप्ट किया था। फिर भी सहज जेलदार इज इनहेंस्ड एंड साकेत गोखले इज नैटी। सो फाइनली सौरव की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और उन्हें देखकर मेरे अंदर से सिर्फ एक चीज निकली कि आखिर इस वक्त इनकी क्या जरूरत थी। जस्ट एक लॉजिकल रिप्लाई दे देते, वो काफी होता। इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ 1 by 1 ब्लड टेस्ट के ऊपर बात करूंगा, बल्कि सौरव द्वारा लगाए गए एलिगेशंस का भी प्रॉपर सेंसिबल आंसर दूंगा। तो सबसे पहले सुनते हैं आखिरकार मैंने वीडियो में कहा क्या था। सो आई थिंक यहाँ तक सौरभ बिल्कुल नेचुरल था। उसने साल भर के आसपास नेचुरली ट्रेनिंग वगैरह की, उसके बाद इसने फर्स्ट डोज लिया और सीधा लैंड किया 75 kg के आसपास। इसमें ज्यादातर इसने प्योर लीन टिश्यू गेन किया था, बिकॉज इसको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो इसने अपना दूसरा डोज लिया और तो इस बार सौरभ ने लैंड किया 90 kg पर। उसमें भी ज्यादातर मसल टिश्यू ही थे, अप्रोक्स 40-50% बॉडी फैट भी होगा, तो भी ज्यादातर लीन टिश्यू ही ऐड ऑन किए थे। आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो, इससे पहले वाली वीडियो देख लो, दोनों वीडियोस के अंदर आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी कि मैंने कहा है कि सौरभ ने शुरुआती 2 से 3 साल के अंदर एनाबॉलिक्स का यूज किया है। मैंने कहीं भी वीडियोस के अंदर ये नहीं कहा है कि करंटली सौरभ किसी साइकिल पे है या करंटली वो एनाबॉलिक्स का यूज कर रहा है। और साथ ही सौरभ का ये कहना कि मैं इस वक्त अपने करियर की पीक पर हूं, तो आई एम सॉरी भाई, आज से 1.5 साल पहले भी आप अपने करियर की पीक पर थे। आपका इंस्टाग्राम इसका सबूत है। सही मायने में आपकी पीक तब थी जब आपने पहली बार इस नंबर को टच किया था, 86 kg बॉडी वेट विद 14% बॉडी फैट। बट राइट नाउ यू आर जस्ट कमिंग बैक टू पवेलियन फ्रॉम 97 to 86, फैट टू फिट। You are not gaining any new muscle tissue. So in case of सौरभ, कोई भी बंदा जो फिटनेस की ABCD समझता होगा वो भी आपको बता देगा कि अगर इन टेस्ट का कोई सही समय था तो वो तब था जब सौरभ डे आफ्टर डे मसल मास पैक ऑन कर रहा था, यानी कि आज से 1-1.5 साल पहले। तो भाई साहब वैसे भी 1-1.5 साल बाद इन नॉर्मल से टेस्ट के अंदर कुछ नहीं आना, क्योंकि PCT के 5-6 महीने बाद ही हो जाता है सब कुछ ऑल क्लियर और एकदम चकाचक। आज ओलंपिक के अंदर वाडा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही तो है, द टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, in 2011, an anonymous survey asked more than 1,200 athletes whether they'd used performance-enhancing drugs. The result, which was kept quiet for 6 years, was astonishing. 44% admitted to doping. But typically, only 1 to 2% of samples test positive. and now please listen to Mr. Conte. How easy is it for an Olympian to use illegal performance-enhancing drugs and not get caught? Relatively easy. How so? The major loophole is with the missed tests. I've calculated that roughly, in my opinion, the odds are about 25 to 1 that they won't come during that couple of week period that you're ducking and dodging and you're using steroids and other performance enhancing drugs. Now, I understand some of these orals and clear in a few days and some of the creams clear in a day, but you could use stuff that may clear in a week or 2 weeks and go hide and do this. Well, now you've got a cycle under your belt. What percentage of the elite athletes today do you believe are using illegal performance-enhancing drugs? If before it was 80%, it might be 50 to 60% now, so I think there's a significant reduction. And same thing was said by Professor Thomas Hildebrand in an interview with Live Science website. So I am quoting Professor Thomas Hildebrand right now. Big problem is the timing of testing. You have to time the test correctly to detect substances. Athletes and coaches are aware of this, and a lot of athletes get done with their doping before they are at the risk for testing. Drugs taken in the small doses during off season can be almost impossible to detect in urine sample a year or more later. But performance enhancing effect remain. You can build muscles and keep it. So they can walk into the games and honestly think that I'm clear.
तो देखिए यहाँ पर एक वाजिब सवाल ये उठता है कि सौरभ और ये एथलीट आखिरकार एनाबॉलिक्स को छोड़ने के बाद भी उनके बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम सब ने तो सुना है कि एनाबॉलिक्स को छोड़ने के बाद बॉडी फुस हो जाती है। So to understand it deeply, I am using here the reference of Mr. Jerry Branham from Generation Iron Fitness. So let's answer the question directly. Do getting off steroids cause a loss of muscle size? The answer is yes and no. In a previous video, I discussed a concept called muscle memory. Without getting into detail, it involves the retention of myonuclei, which are muscle nucleus cells that don't disappear when you stop training, but instead remain intact in the muscle. Just training alone and damaging a muscle is going to lead to increased myonuclei. But when you take steroids, you actually compound the situation where you get even more myonuclei. And the number of myonuclei in relation to each muscle fiber, it's called a muscle domain, has a direct relationship to how big that muscle fiber can get. Well, let's say you get off steroids, right? All those extra myonuclei that you've developed as a result of your working out and you're using the steroids does not disappear when you get off steroids. Again, it stays in the muscle. As soon as you begin training, now this is with no steroids, your muscles are going to, I'd say within about 4 to 6 weeks, will be nearly as big as they were when you were on the steroid. If you get off steroids, but you continue to train as hard as you were, in other words, you can train as intensely as you did when you were on the steroids, and you continue to eat a good amount of food, the loss of muscle when you get off steroids will be minimized. So अगर मैं आसान भाषा में मिस्टर जेरी ब्रेनम की बात को आपके सामने रखूं, then he is explaining muscle nucleus cells which are responsible for muscle memory and protein synthesis. So जब आप नॉर्मली वर्कआउट करते हैं तब भी आपकी मसल्स के अंदर मायोन्यूक्लियस सेल यानी मायोन्यूक्लियाई बनते हैं, but with the help of anabolics you can add extra myonuclei in your muscle fibers. और जितने ज़्यादा मायोन्यूक्लियाइस आपके मसल्स फाइबर के अंदर होंगे आप उतनी ज़्यादा बड़ी मसल्स ग्रो कर पाओगे। सो केस नंबर 1 के अंदर एक ऐसे बंदे की बात करते हैं जिसने विद द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक्स एक अच्छी बॉडी बनाई, फिर उसका टारगेट पूरा हुआ जिसकी वजह से वो रेस्ट पे चला गया और उसने वर्कआउट और डाइट को छोड़ दिया। तो ऐसे केस में ऑफकोर्स उसकी जो मसल्स हैं वो श्रिंक होंगी, बट मसल लॉस के बावजूद भी ये मायोन्यूक्लियाइस आपके बचे हुए मसल्स फाइबर के अंदर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। और जब फिर से आप अपना डाइट और ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो बैंग अगेन यू विल गेट स्टेरॉयड लाइक रिजल्ट्स। केस नंबर 2 जहां पर एक बंदे ने एनाबॉलिक्स को तो छोड़ा लेकिन अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी और डाइट को मेंटेन रखा, तो इस केस में जो मसल लॉस होगा वो बहुत ही मिनिमल होगा, क्योंकि यू स्टिल हैव द ऑल द आर्मी ऑफ मायोन्यूक्लियाई इन योर मसल फाइबर। और इन्हीं एक्स्ट्रा मायोन्यूक्लियाई की वजह से एथलीट अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का कंपटीशन हो चाहे ओलंपिक लेवल का। ओलंपिक के अंदर जहां इतने एक्सपेंसिव डोप टेस्ट होते हैं फिर भी इन एथलीट के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सलाइवा टेस्ट से वो सब्सटेंसेस डिटेक्ट नहीं हो पाते जो उन्होंने टेस्ट करवाने से 1 साल या 6 महीने पहले यूज किए थे। सो इस वक्त सौरभ का नॉर्मल से ब्लड टेस्ट को लेकर उछलना और ओवर कॉन्फिडेंस होना लाजमी है। सो इस वक्त इन टेस्टों को दिखाना इज नथिंग मोर देन मेंटल मैनिपुलेशन। वो कहावत है ना कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना मूर्खों का काम है। तो आई एम सॉरी भाई, मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि सांप आज से 1-1.5 साल पहले निकल चुका है और आप इस वक्त मुझसे सिर्फ लकीर पिटवाना चाहते हो। सो अगर मिस्टर उजैर चाहते तो सौरभ को LFT, KFT और RBC टेस्ट कराने को बोल सकते थे जो अंडर 1000 रुपीज़ हो जाते और दूसरों को दिखाने से ज़्यादा सौरभ के खुद के काम आते, जिससे सौरभ को पता चलता कि उसके SGOT, SGPT और GFR के साथ साथ उसका रेड ब्लड काउंट कितना है पर माइक्रोलीटर। क्योंकि अंधाधुंध पाउडर और टैबलेट का रेगुलर सेवन करने से ये अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर उजैर जो पेशे से एक इंजीनियर है वो पाकिस्तान से ऐसे 10 मेडिकल टेस्ट लिख कर देते हैं जिनमें से लास्ट 3 को पढ़कर तो इंडिया के आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ से लिखवा कर लाए इनको। तो आफ्टर ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिस्टर उजैर इज ए मल्टी टैलेंटेड मैन जस्ट लाइक जॉनी सिंस। और सिर्फ जॉनी सिंस क्यों, अगर जॉनी सिंस इज एवरेज देन मिस्टर उजैर इज अबव एवरेज। अब देखिए मैं ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ मिस्टर उजैर के मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से कर रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मिस्टर उजैर का कंपैरिजन जॉनी सिंस से इसलिए कर रहा हूँ कि टोपी हटाने के बाद मिस्टर उजैर बिल्कुल जॉनी सिंस जैसे दिखते हैं, तो ये एक गुनाह है। प्लीज डोंट डू दिस, रेस्पेक्ट हिम एज ए मल्टी टैलेंटेड गाय एज आई डू।
और देखिए बात ही बातों में मैं ये बताना तो भूल गया कि मिस्टर साकेत गोखले एनाबॉलिक्स लेने के 1-1.5 साल बाद अब आराम से स्टेट लेवल पर compete कर सकते हैं विदाउट बीइंग कॉट इन ए डोप टेस्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेसन। सो अब क्विकली बात कर लेते हैं सौरभ द्वारा लगाए गए एलिगेशंस की। तो एलिगेशन नंबर 1, सौरभ ने कहा कि आई एम हेटिंग ऑन हिम। तो भाई साहब मैं आपसे हेट क्यों करूंगा? अगर ऐसी वीडियो बनाना, हेट फैलाना है तो ये तो आप ही कर रहे हैं, और मिस्टर उजैर तो ये पहले दिन से कर रहे हैं, तो आप मुझसे बड़े हेटर हैं। एलिगेशन नंबर 2, हाउ कैन यू जज मी बिफोर वर्कआउट और गुड डाइट? भाई साहब वैसे ही जज कर सकते हैं जैसे मिस्टर उजैर ने रोहित खत्री को किया, बिफोर वर्कआउट और एनी गुड डाइट। प्लीज लिसन टू हिम। इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले रोहित की एज थी 18 साल। सो इफ रोहित वाज अ जेनेटिक फिनोम, यानी अगर रोहित के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते तो ये चीज 18 साल की उम्र तक नुमाया हो जाती। He wouldn't have been a skinny guy. और साथ ही सौरभ मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप अपने आस पड़ोस में 2-10 साल के बच्चों को लेना और गौर से देखना कि देयर इज डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ, वन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर, देयर इज डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर, देयर इज डिफरेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन। और ये जेनेटिक्स किसी जिम के अंदर नहीं बनते सौरभ, इनको आप अपनी माँ के पेट से लेकर आते हो। तभी तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इवन विदाउट हिटिंग प्यूबर्टी। एलिगेशन नंबर 3, सौरभ ने कहा कि मैंने 40 पाउंड मसल मास गेन नहीं किया, मेरी गलत तस्वीरें दिखाई गई। तो भाई साहब सौरभ मैंने वही कहा जो आपने कहा, मैंने वही तस्वीर दिखाई जो आपने दिखाई। प्लीज लिसन टू योरसेल्फ। भी वही बंदा रह चुका हूँ। अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं तो मैं भी 47-48 केजीज का था जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, और आज करीब 91 केजीज का हूँ आज के दिन पे, तो करीब डबल हो चुका हूँ। और सो अकॉर्डिंग टू यू सौरभ, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन आप थे 48 केजी के, अप्रॉक्स 14% बॉडी फैट, और अब हो आप 86 केजी के, अप्रॉक्स 14% बॉडी फैट अगेन। सो 86 - 48 इक्वल टू 38 केजी। अब देखिए ये बात सब जानते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद आपका बोन स्ट्रक्चर और साइज ऑफ ऑर्गन नहीं बढ़ता है, और वो एज है 18 to 19, क्योंकि इस एज में आकर आपकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मसल मास ही है जो बढ़ सकता है। अब आप किसी फिजिशियन से पूछ लेना या गूगल कर लेना कि ज्यादातर लड़के टिल द एज ऑफ 16 अपनी हाइट की पीक को टच कर लेते हैं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग ए ग्राफ हियर व्हिच इज पब्लिश्ड बाय WHO एंड IVF, एंड इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर इंडियन बॉयज ग्रोथ। और इस ग्राफ के अंदर 3 कॉलम दिए गए हैं, फॉर पुअर, फॉर एवरेज एंड फॉर गुड जेनेटिक्स। अब अगर आप इन एवरेज निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल से 19 साल की एज के बीच में आपकी हाइट लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास और बढ़ सकती है। तो देखिए अब इस बोन स्ट्रक्चर का वेट कितना कंसीडर किया जाए। देखिए अगर मैं 1 सेंटीमीटर पर आधा केजी बोन वेट कंसीडर करता हूं तो ये भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? देखिए सौरभ की हाइट है 177 सेंटीमीटर, और मैंने माना है कि 1 सेंटीमीटर पे बोन वेट होगा ½ kg। सो 177 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 88 kg। तो इस हिसाब से तो सौरभ का बोन स्ट्रक्चर ही उसके टोटल वेट से ज़्यादा हो जाएगा। बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ½ kg, इंक्लूडिंग ऑल द ऑर्गन्स, शायद उनका भी कुछ वेट बढ़ा हो। सो इस हिसाब से 3 सेंटीमीटर का टोटल हुआ 1.5 kg। अब आप घटा लो, 38 माइनस 1.5 kg इज इक्वल टू 36.5 kg। इन एडिशन ये 36.5 kg मसल मास सौरभ ने कोई 6 साल में गेन नहीं किया है। प्लीज इस भ्रम से बाहर निकलो, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि सौरभ सिर्फ और सिर्फ मोटू पतलू खेल रहा है, फिट टू फैट 97 to 86, 86 to 97। और अगर आने वाले 10 साल तक सौरभ इसी तरीके से मोटू पतलू खेलता रहा तो क्या आप ये कहोगे कि 10 साल में सौरभ पहुंचा 86 kg पर? नो, इन रियलिटी सौरभ ने ये 36.5 kg मसल मास सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4 साल में गेन किया है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव विदाउट हेल्प ऑफ एनाबॉलिक्स, खास तौर से जब आप 16 साल की एज में सिर्फ और सिर्फ 48 kg के हो। सो इन शॉर्ट दे आर फेक नेटी एंड इन डिटेल ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चोट के बच्चे। और देखिए अभी आपको 2-3 दिन बाद एक वीडियो मिलेगी प्योर लीन टिश्यू के ऊपर, उसको मैं लेंथ के चलते पिछली वीडियो में ऐड ऑन नहीं कर पाया। उस वीडियो के अंदर मैंने इस भसोड़ी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सौरभ को 7 साल हो गए ट्रेन करते करते, उस वीडियो के बाद ये लोग इस नंबर को घटाते फिरेंगे। और मिस्टर उजैर भी इतना गंदा फंस चुके हैं इस हिपोक्रेसी के चक्कर में, जहां साकेत और सहज जेलदार की बॉडी बिल्कुल एक जैसी थी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा था, और ये मिस्टर उजैर ने एक्सेप्ट किया था। फिर भी सहज जेलदार इज इनहेंस्ड एंड साकेत गोखले इज नेटी। और मिस्टर उजैर को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं, जो भी बंदा साकेत और सौरभ के सर्कल में, चाहे वो यश आनंद हो या यश शर्मा फिटनेस हो,
या फिर कोई और बचा कुचा बगड़ बिल्ला जो इनके ग्रुप का हो, वो सारे बंदे नेटी हैं, उनमें से कोई स्टेरॉइड नहीं लेता भाई साहब। बाकी सब जाओ भाड़ में। इनकी गारंटी है कि ये सारे के सारे नेटी हैं और इसका बस नहीं चल रहा मिस्टर उजैर का, वरना ये आज ही सारी वीडियोस बना दे, यश शर्मा और यश आनंद को आज ही नेटी डिक्लेयर कर दें। बट ही इज ए स्मार्ट गाय, ही इज वेटिंग फॉर राइट टाइम। अब देखिए बाकी बड़ी बड़ी बातें करूंगा मैं अपना फिजिक वापस पाने के बाद, बिकॉज विदाउट फिजिक ब्रह्मांड का ज्ञान पेलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मिस्टर उजैर का है। वो मैं उनसे कैसे छीन सकता हूं। आई नो मैं यूट्यूब के ऊपर नया हूं और मैं जानता हूं कि मुझे धीरे धीरे स्वीकारता मिलेगी, बट फिर भी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। एंड सौरभ, आपने 12 मिनट की वीडियो में सिर्फ 1 मिनट बात की फैक्ट के ऊपर, बाकी आप 11 मिनट पूरी की पूरी इमोशनल स्टोरी के ऊपर ले गए, विच मीन्स आपका लॉजिक अपाहिज है मेरे दोस्त। प्लीज़ टेक केयर।